सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं स्वप्निल आगमने एनजे इंडिया इन्वेस्ट की ओर से और अपने साथी कर्मचारी एनजे पार्टनर की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज जो सैटरडे शाम की जो हमने ऑनलाइन मीटिंग रखी है उसमें हम नॉर्मली इन्वेस्टर अवेयरनेस करने की एक प्रयास करते हैं, एक एफर्ट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर टुडेज इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में आज बहुत उथल पुथल हो रहा है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है। यूएस ईरान का युद्ध हो रहा है, ओके, और कभी सीज फायर भी होता है। तो ऐसे टर्बुलेंट कंडीशन में एक इन्वेस्टर बहुत सोच रहा है कि मैं इसमें क्या करूं। बट बिलीव मी, एज अ एंजल पार्टनर के इन्वेस्टर हम नॉर्मली ये कहते हैं कि ये भी टाइम निकल जाएगा। तो अगर आप नॉर्मली पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो एक 12% का अगर हम नॉर्मली अगर रिटर्न देखें तो 12% से एक लमसम का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो हर 10 साल में 3 गुना, 20 साल में 9 गुना और अपना 30 साल में वो 30 गुना होता है। तो ये कंपाउंडिंग है, मैथ्स है। बट उसके लिए हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और ऐसे पास में बहुत सारे टर्बुलेंट टाइम हो चुके हैं। ऐसे ही टर्बुलेंट टाइम को एड्रेस करने के लिए हम इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स बुलाते हैं, जहां वो अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीजें आपको अपने लैंग्वेज में सिखाते हैं, बताते हैं और एक रीइंफोर्समेंट करते हैं कि ये दौर भी निकल जाएगा। तो टुडे वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मिस्टर मोहित भाटिया सर। तो मैं जस्ट आपको उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। As a Chief Executive Officer of Bank of India Investment Manager, Mohit sir led a team of seasoned professionals across various functions of the company towards building up and managing assets of Bank of India mutual fund investment products. In last few years, he has been able to deliver strong AUM rise and achieving an overall financial turnaround to put the company firmly on track for a sustainable growth trajectory. With over 30 years of his overall professional experience, majorly across mutual fund, asset management, banking, and wealth management, have been able to demonstrate significant result in areas of team building, planning, and budgeting, business turnaround, building sales channels, marketing, and digital initiatives. He has started his career as an equity analyst in a PNB mutual fund, and he is a mechanical engineer by graduation, has completed his MBA in from Gurgaon. तो आज का जो टॉपिक है मार्केट मिथ्स एंड इन्वेस्टिंग रियलिटीज, उसके बारे में हम सर से सुनेंगे। बट बिफोर दैट he is also you can say health enthusiast. He has completed several half marathon and he love to travel a lot. Okay, फिटनेस की भी जानकारी उनसे आप ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम वेल्थ, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि हेल्दी पर्सन सर्चेस फॉर अ वेल्थ एंड अ वेल्दी पर्सन सर्चेस फॉर अ हेल्थ. So without wasting your time and his time, I would request Mohit sir to take you through the presentation. Over to you, Mohit sir. Thank you. थैंक यू स्वप्निल और एनजे टीम को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल आवर लिसनर्स जिन्होंने ये टाइम निकाला है एक सैटरडे इवनिंग को। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड टीम की तरफ से। और जैसे स्वप्निल ने इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम मोहित भाटिया है और मैं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ फॉर द लास्ट 3.5 years। और पिछले 30 सालों में कुछ 26 साल मेरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निकले हैं। एंड आई थिंक आज जो शाम को मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज़ बिल्ट ऑन माय ओन एक्सपीरियंस और जो मैंने इंटरेक्शन इन्वेस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ किया है एंड माय ओन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो आगे बढ़ते हैं और जो टॉपिक हमने आज चूज़ किया है उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुझे लगा, एंड इसीलिए मैंने सोचा कि इट शुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। और ये टॉपिक का नाम है मार्केट मिथ्स एंड इन्वेस्टिंग रियलिटीज़। तो फ्रेंड्स, लाइफ में जो ज़्यादा मिथ्स क्या होते हैं, कॉमन बिलीव्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं सुनी बातों के ऊपर हम लोग विश्वास करने लगते हैं। और जब ज़्यादा ऊपर और डेटा आता है
तो पता चलता है कि कई बार वो कॉमन बिलीफ सच नहीं था और सच्चाई कुछ और थी। तो मैं अपने आप को इस प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ही रिस्ट्रिक्ट करूंगा, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक एग्जांपल देखिए। ये जो प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया है, एक ये सिंपल क्वेश्चन है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और द अर्थ और द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो आज की डेट में अगर आप एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर यही रहेगा कि भाई ऑफ कोर्स अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट। बट यही अगर आप बात आज से 500 साल पहले पूछते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। आज से 500 साल पहले अगर आप ये बोलते कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन तो उसके लिए ऊपर आपको फाइन हो जाता, जो लोग बोलते। और ये देखा गया कि जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, रिसर्च आगे बढ़ी और टेलीस्कोप जैसे चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, तो कोपरनिकस एंड गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया कि भाई इट इज़ अ हीलियोसेंट्रिक व्यू, विच मीन्स कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन रादर देन द सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो आज से 500 साल पहले का एक मिथ था, राइट। तो रियलिटी कुछ और थी। तो इसके चलते लेट्स मूव टू द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड और कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस चीज को कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिथ एंड रियलिटी। एंड ये कांस्टेंट एंडेवर रहना चाहिए कि हम नई जो रिसर्च ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको देखें, मतलब और पर ये नहीं है कि हम फंडामेंटल्स को भूल जाएं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स स्टे इंटैक्ट, बट इसके अलावा जो जो नई रिसर्च ट्रेंड्स पॉइंट आउट हो रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, राइट। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको 4 कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जहां पर लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहता है और इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल समटाइम्स होता है ना, कुछ कॉमन टर्म्स को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मिथ ये है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम होता है। तो बहुत लोग समझते हैं कि मैंने सेव कर लिया इसका मतलब मैंने इन्वेस्ट कर लिया, बट जो आप थोड़ा डीपर डाइव इसमें करें तो यू विल नोटिस दैट सेविंग्स जो होती है वो आप कुछ पैसा सेट असाइड करते हैं जिसका पर्पस होता है आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, आपकी इमरजेंसी नीड्स में काम आना। और इन्वेस्टिंग ऑन द अदर हैंड इज समथिंग दैट हेल्प्स यू इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, राइट। और टिपिकली आपको वॉलेटिलिटी जो है सेविंग में कम रहेगी बिकॉज आपने कोई मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया और इन्वेस्टिंग के दौरान आपकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगी। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सो सेविंग इज बेसिकली सेटिंग असाइड सम मनी कि जिसको आप अपनी लिक्विडिटी और इमरजेंसी के लिए यूज करना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग ऑन द अदर हैंड इज पुटिंग योर सेविंग्स टू यूज सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। और स्वप्निल जी ने इसके बारे में बात भी की थी कि कैसे एक छोटा सा SIP आपको 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने समझा कि सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, बट व्हाई इज इन्वेस्टिंग रिक्वायर्ड, ओके, सो लेट्स मूव टू दैट। तो मैंने एक कॉमन सा एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया और क्योंकि मैं आपको इसके बारे में एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था तो मैंने कहा लेट्स कंपेयर व्हाट हैज बीन द कॉस्ट ऑफ से मसाला डोसा इन 2007 व्हेन यू सिट डाउन विद योर फैमिली इन अ गुड डिसेंट रेस्टोरेंट, और 2007-2006 में क्या था और 2025-2026 में क्या है। और सिमिलरली आईफोन जो एक बहुत ही क्या कहते हैं ना, फ्रॉम अ लग्जरी आई वुड से इट हैज बिकम कंफर्ट, और आज की डेट में हर यंगस्टर कह लीजिए या ओल्डर पीपल कह लीजिए उसको पोजेस करना चाहते हैं। तो दिस गिव यू सम आइडिया कि किस तरह से हम हमारा जो लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी नीड शिफ्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक प्लेट डोसा खानी है एक अच्छे रेस्टोरेंट में तो आज उसकी कीमत जो है वो 3 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू 2007 या 20 साल पहले। इसका मतलब 6% की इन्फ्लेशन हुई है। और सिमिलरली आईफोन जब पहली बार लॉन्च हुआ था तो 2007-8 में तो उसकी प्राइस कुछ $500-550 थी, और उस टाइम अगर करेंसी देखें इंडिया की तो कुछ 40-41 थी। तो मैं 22-25 हज़ार की प्राइस लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ आईफोन 17 आज की डेट में स्टार्टिंग प्राइसेस 1,25,000। तो हमने क्या देखा कि दिस कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड ओवर 5 टाइम्स एट एन एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन रेट ऑफ
9%। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने पैसे को वैसे ही पड़ा रहने देंगे, जिसे हम सेविंग कहते हैं, तो एसेंशियली स्पीकिंग हम क्या कर रहे हैं, आज की जो हमारी कंजम्पशन है उसमें से हम कुछ पार्ट निकाल के अपनी फ्यूचर कंजम्पशन के लिए रख रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसको कैश के तौर पे रख रहे हैं तो इसे सेविंग हो गया, और अगर हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं टू क्रिएट वेल्थ, देन इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और ये इसलिए ज़रूरी है, हमने देखा, क्योंकि इन्फ्लेशन इज लाइक अ हिडन थीफ और दिस एरोड्स आर परचेजिंग पावर। तो जैसे स्वप्निल ने आपको पहले भी बताया था कि आज जो आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ 20 साल में उसकी वैल्यू का घट के केवल 30% रह जाएगी, राइट। तो इसीलिए हमें अपनी सेविंग्स में से कुछ पार्ट इमरजेंसी के लिए तो रखना ही है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी सेट असाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ आर सेविंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। तो हमने देखा कि अगर कुछ 12% का रिटर्न आया तो आपका कुछ 10 गुना रिटर्न बन गया 9.64 lakhs इन 20 years। पर यही आपने कुछ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रखा तो आपने कुछ 7% की रिटर्न बनाई और आपका जो प्रिंसिपल था वो बढ़ के कुछ 4 गुना हो गया। और अगर हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन हमने देखा कि जैसे 6%, 9%, 6% कुछ एक बेसिक फूड आइटम में रही, और उसके बाद हमने देखा कि अगर कुछ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन देखे तो वहां पर कुछ 9% की है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंपाउंडिंग हो रहा है आपके पैसे का, वो एक ऐसे CAGR पे हो जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने की का मतलब इन्फ्लेशन बीट करने की सहायता करे, राइट। तो इसका एक एग्जांपल हम इसमें भी देख सकते हैं, इस चार्ट में जो मैंने दिखाया है। अगर आप देखेंगे जो ऑरेंज लाइन है वो ऊपर दिखा रही है कंपाउंडिंग की लाइन। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो आपका प्रिंसिपल जहाँ आपने सेविंग से निकाल के इन्वेस्ट किया, जो अर्न कर रहा है वो री 1000 रुपए जो हमने अपना 26 साल में करीब कुछ वो 10 गुना हो गए एट द रेट ऑफ 10% व्हेन इट इज कंपाउंडेड। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट रखते हैं विच इज द बॉटम मोस्ट लाइन, वो आपको दिखाती है कि हमारे 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए और ये 1000 रुपए हो गए कंपाउंडिंग में। और सिंपल इंटरेस्ट के दौरान हम इंटरेस्ट बाहर निकालते रहते हैं 10% का, तो ये केवल 236 रुपए हुए। ग्रे लाइन जो बीच में है वो आपको ये दिखा रही है कि इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से या 5% के हिसाब से करीब 100 की 325 रुपए हो गई। तो हमें इसको बीट करना है, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला पार्ट हमने एड्रेस किया वो मिथ 1 था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेम होता है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। सेविंग्स, अगेन टू रिआइटरेट, इज मनी दैट यू आर पुटिंग असाइड फ्रॉम योर करंट कंजम्पशन टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, बट इन्वेस्टिंग इज अबाउट सेटिंग दैट मनी असाइड फॉर growth, basically for creation of wealth in assets which are able to beat inflation. अब हम देखते हैं myth number 2, which is should we chase the latest trend or should we diversify। मतलब इसको बोलते हैं recency bias behavioral finance में, कि जो एक सबसे लेटेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है। एसेट क्लास क्या होता है कि कोई भी एंटिटी या कोई एसेट जहाँ पे आपको एक इनकम जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल एप्रिसिएशन। और हमें ये देखना है कि इसमें हम लेटेस्ट जो इन्वेस्टमेंट आई उसमें हम इन्वेस्ट करें, या हम इसमें जो आपका डाइवर्सिफिकेशन के जरिए से जाएं। तो आइए कुछ डेटा देखते हैं इसके बारे में। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया, हर एसेट क्लास में कुछ रिपीटेड कैश फ्लो जनरेट होते हैं, इनकम आती है, कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, कुछ चीज़ें प्रिजर्व करती हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने में आपकी मदद करती हैं, कुछ वॉलेटिलिटी में को काउंटर करने में आपकी मदद करती हैं। तो ये जो हमने 4 चीज़ें दिखाई, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, डेट, ये चारों चीज़ें, इसके अलावा मैं तो कहूँगा इंश्योरेंस, लाइफ, हेल्थ भी बिल्कुल ज़रूरी हैं, और सबका एक अलग पर्पस होता है। रियल एस्टेट अच्छी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है और थोड़ा होल्डिंग पीरियड आपका लंबा होना चाहिए। गोल्ड माना जाता है कि इन्फ्लेशन के लिए अच्छा है, बट मोस्टली अगर देयर इज डिस्टर्बेंस
एंड वॉलेटिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो उसके अगेंस्ट ये एक अच्छा वेल्थ प्रिजर्वेशन टूल माना जाता है। इक्विटी जहाँ पे अगेन हर 2-3 साल 5 साल में आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, माना गया है कि ये लिक्विड भी है और इसका रिटर्न पोटेंशियल भी लॉन्ग टर्म अच्छा रहा है। मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड में ये देखा गया है कि इक्विटी कंफर्टेबली 6 से 8% से इन्फ्लेशन को बीट कर पाई है मोस्ट जगहों में जहाँ पे ग्रोथ रही है। और डेट जो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डेट फंड्स हो गए, मनी मार्केट फंड हो गए, उसमें आपको पैसे रखने हैं तो आपको रेगुलर इनकम मिल सके। तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक हमने कहावत सुनी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उसका रीजन ये है कि एक एसेट क्लास किसी टाइम परफॉर्म करेगी और दूसरी एसेट क्लास नहीं करेगी। कुछ एसेट क्लासेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी कुछ सालों में और कुछ एसेट क्लासेस नेगेटिव रिटर्न्स देंगी। तो जो हमने ये देखा है कि अगर आप एक ही एसेट में जाते हैं, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया कि रीसेंसी बायस से अफेक्ट हो जाते हैं, तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि पिछले साल में कौन सी एसेट क्लास ने मुझे रिटर्न दिया और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। वो बात ठीक नहीं है, दैट्स अ मिथ। द बेस्ट वे टू डू, एंड व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है, मैं चाहूँगा इस पर फोकस कीजिए। दिस शोज कि पिछले 2015 से, मतलब पिछले 10 सालों में अगर 3 साल की एनुअलाइज रिटर्न क्या आई है हर साल की एसेट क्लास में, तो जो सबसे ऊपर है वो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है, जैसे नंबर आपको दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे नीचे आते हैं उस साल की द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है। तो फ्रेंड्स, इसमें नोट कीजिए कि अगर 2019 में हमने देखा होता कि स्मॉल कैप फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा 2020 में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और हम इन्वेस्ट नहीं करते कुछ पोर्शन, तो हम लोग 2021, 22 और 23 की स्मॉल कैप में जो उछाल आया उसको मिस कर जाते हैं। सिमिलरली, अगर हम 2023 में गोल्ड में कुछ पार्ट नहीं इन्वेस्ट करते, जिसने सिर्फ 3% रिटर्न दिया था, तो हम अगले 2 साल की अच्छी रैली गोल्ड की मिस कर जाते हैं, राइट। तो जस्ट फॉर योर बेनिफिट मैं ये बताना चाहूँगा कि लार्ज कैप ऐसे फंड होते हैं जहाँ पे लार्ज कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। मिड कैप वो फंड हैं जहाँ पे 101 से लेके 250 नंबर की कंपनीज होती हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द शेयर, राइट। और इसके आगे 250 के ऊपर जो कंपनीज होती हैं उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। सिमिलरली हमने बताया कि यूएस मार्केट्स का हमने एक बेंचमार्क लिया, चाइना मार्केट का हमने बेंचमार्क लिया, गिल्ड फंड्स हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको शो करते हैं। सो नेट हम ये देख रहे हैं कि ये सब चीजें हाइंडसाइट पे विजिबल है। अभी आप बोलिए कि मैंने 2026 का चार्ट क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि विच एसेट क्लास इज गोइंग टू बी टॉपिंग द चार्ट्स, राइट। बट बेस्ड ऑन द ड्राइवर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच एसेट क्लास, कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, क्या उसका रिटर्न बैंड रहा है, और किस टाइप का रिस्क प्रोफाइल वो कैरी करता है, इट इज therefore good to pick up all these or some of them that may be suited to your own individual returns. तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट नेट ये जो सेकंड मिथ थी कि भाई हम रीसेंसी बायस को नहीं चेज करें, कि जो लास्ट ईयर की या उससे पहले साल की है सब कुछ उसमें हमें नहीं रखना है। डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन 2 थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगले साल की या 2 साल की परफॉर्मेंस किसी एक एसेट क्लास में मिस कर दें तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। दूसरा, अगर हमने जिसमें इन्वेस्ट किया वो एसेट क्लास नहीं चला, तो दैट इज बेसिकली गोइंग टू रिजल्ट इन अ ड्रॉ डाउन समटाइम्स एंड अ ड्रैग ऑन आवर पोर्टफोलियो। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑन मार्केट वैल्यूएशंस। तो हमने कई बार लोगों से सुना कि भाई ये बाजार जो है थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है अभी, एंड वी शुड बी सिटिंग वेटिंग कि थोड़ा करेक्ट होगा तब करें। बट आई वांट टू शो यू दिस चार्ट, विच इज द चार्ट ऑफ द इंडियन सेंसेक्स फ्रॉम 1990। और अगर आप देखें पिछले 36 ईयर्स में ये जो इंडेक्स है ये कुछ 72,000 के करीब रही इन 2026।
तो अभी और आपने देखा इसमें डिप्स आए फिर ऊपर गई, तो अगर आप रियर व्यू मिरर से देखेंगे तो लगेगा कि मार्केट एक्सपेंसिव है. बट फ्रेंड्स, माय advice to you is कि market valuation has to be seen in relative terms. Why is that important? क्योंकि जिस तरह से आपकी किसी की कमाई बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, काम बढ़ता है, तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई घर लिया, एक नई कॉलोनी जो अभी बसी नहीं है, बट धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होने लग गई, रोड बन गई, उसके अराउंड और फैसिलिटीज आ गई, लोग रहने लग गए, तो उसकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. इसीलिए उसकी वैल्यूएशन, वो जो आपने फ्लैट लिया, अपार्टमेंट लिया, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है क्योंकि उसका कैश फ्लो बढ़ जाता है, राइट. तो सिमिलरली, a very simple way to look at market valuations is to look at the GDP growth. GDP, nominal GDP जो हमारा होता है, it is nothing but the टॉप लाइन ऑफ द कंट्री. मतलब हमारे जो सारे मार्केट वैल्यू ऑफ आर गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो जीडीपी होती है साल में. और हमने ये नोट किया, और उसका डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि इक्विटी मार्केट के शेयर प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की मतलब ट्रेजेक्ट्री होती है, कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और ये कंपनीज जो है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ द जीडीपी. सिमिलरली वेजेस आर पार्ट ऑफ द जीडीपी. तो इस तरह से अगर कंपनी की कंट्री की टॉप लाइन बढ़ेगी, तो आपको इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो. जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, इस स्लाइड में मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूं. इफ यू लुक एट द लास्ट 2 रोज, तो आप देखेंगे ये इंडिया की इकोनॉमिक यात्रा का आपको पिछले 30 साल का, 3 डेकेड का वर्णन देता है, जिसमें हमने देखा कि जब भी आपकी जीडीपी डबल हुई, तो मार्केट कुछ 2 से 4 गुना आगे बढ़ गई. तो जैसे अगर 33 बिलियन से 70 बिलियन हुई 1994 से 2004 में, तो इंडेक्स 3700 से 4400, और 2014 से जब 2024 में अपनी जीडीपी कंट्री की 2 से 4 ट्रिलियन हुई नॉमिनल जीडीपी, तो इंडेक्स जो है कुछ 3.5 गुना बढ़ गई. तो फ्रेंड्स, मेरा ये आपसे कहना है कि वैल्यूएशन जो है आपको देखना है आगे की प्रोजेक्शन के लिए, कि भाई हमारा जो जीडीपी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कैसे बढ़ रही है कंपनीज की. और इसका एक अगर आपको अनुमान लगाना है, तो मैं कहूँगा कि हम लोग अभी इंडिया में, वी आर ऑल लुकिंग एट इंडिया बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन इन 2047, राइट. तो ये हमारी विकसित भारत की जो जर्नी है, इसमें जो प्रोजेक्शंस हैं हमारे जीडीपी की, वो कुछ 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं, राइट, विच इज अबाउट 6 to 7 टाइम्स और मोर ऑफ व्हाट वी आर एट जीडीपी टुडे. और इन्वेस्टिंग, हमने फ्रेंड्स देखा कि इन्वेस्टिंग हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स का, तो आपको थोड़ा लंबा सोचना है. बिकॉज अगेन वी आर इन्वेस्टिंग बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर करंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. हम कुछ पार्ट अपनी करंट इनकम कंजम्पशन में से निकाल के फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, तो इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू लेना ज़रूरी है. और हमारे हिसाब से अगर आपका 5, 10, 15 साल का व्यू है, तो मार्केट वैल्यूएशंस डोंट अपीयर टू बी दैट एक्सपेंसिव और नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, राइट. सो उसके बाद हम देखेंगे कि एक और पॉइंट है जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि एक फेंस सेटिंग जिसे बोलते हैं हम, काफ़ी देखा जाता है मार्केट में कि मार्केट करेक्ट होगी, उसके बाद हम जाएंगे. ये अगेन एक चार्ट है जो आपको हाईलाइट करता है कि अगर हम ये जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, वो आपको अगेन लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस दिखाई गई है कैलेंडर ईयर में, मतलब जनवरी टू दिसंबर 2006, 2007 सो ऑन टिल 2025. तो हमने देखा कि जिस भी साल में, और राइट साइड में हमने दिखाया है कि अगले 5 साल में रिटर्न क्या रही अगर आपने जनवरी के महीने में इन्वेस्ट किया. तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम कैलेंडर ईयर 2008 देखें, जब हमारे निफ्टी 100 टीआरआई ने कुछ 52% का नेगेटिव रिटर्न दिया, तो उसके अगले साल अगर आपने जनवरी में इन्वेस्ट किया, तो आपको कुछ 23% का CAGR मिला, राइट. 23% CAGR ओवर द नेक्स्ट 5 years. दिस इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यूएशन. अगेन दिस इज फॉर इलस्ट्रेशन, राइट. अगर आपने सिमिलरली, हमने कहा कि 2011 में
मार्केट ने, आपके स्मॉल कैप कंपनीज ने कुछ 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया इंडेक्स ने। तो हमने देखा कि अगर उसके जनवरी में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कुछ 24% का CAGR मिला अगले 5 साल में, विच इज नियरली डबलिंग योर मनी। 24% का मतलब है कि अगले 5 साल में आपने कुछ 100% के ऊपर गेन किया, और इंडेक्स ने गेन किया, राइट। सो द प्रिंसिपल हेयर दैट आई वांट टू शो इज कि जब भी आप ये जो एवरेज रिटर्न आपको दिख रही है नीचे, दिस इज इन द फर्स्ट टेबल, जो ब्लू में आपको दिखाया गया है कि 12.3, 15.10, 12.90, प्रिंसिपल मैथमेटिकली भी यही है कि अगर आपको एवरेज रिटर्न से बेटर बनाना है तो जिस साल में एवरेज से कम रिटर्न आई है उसके अगले साल तो आपको जरूर करना है, उस साल आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटा ये कहता है, ऑल्सो प्रोवाइडेड कि आपका जो नजरिया ऑन द मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो जैसे मैंने आपको बताया, पिछला मिथ हमने क्लियर किया कि वैल्यूएशंस जो हैं वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मत देखिए, रियर व्यू मिरर में मत देखिए, आगे की तरफ देखिए, बिकॉज दैट इज हाउ द मार्केट्स लुक एट वैल्यूएशंस, राइट। तो आपको भी ये देखना है कि अगले 3, 5, 10, 15, 20 साल में हमारी जीडीपी ग्रोथ कैसी है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। फोर्थ मिथ जो वो है कि हमें टाइमिंग करना चाहिए मार्केट में, या मनी को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल फील कि मार्केट बहुत देर से ऊपर थी, अब नीचे जाएगी तो हमें पहले बेच देना चाहिए, फिर जब नीचे बॉटम आउट करेगी तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगेन दिस इज ऑल हाइंडसाइट बायस, रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये एक चार्ट है बहुत बिजी सा, वही जो मैंने सेंसेक्स का आपको चार्ट दिखाया था 1990 से। इसमें आप देखेंगे कि देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंट्स। कोइंसिडेंस ये कि एक गल्फ वॉर 1990 में था और अभी भी एक गल्फ वॉर चल रहा है, और इसके दौरान कितने इवेंट्स हुए, कितनी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, और तब भी इंडेक्स जो है ये कुछ 72 गुना हो गया, राइट। तो देयर वर अपॉर्चुनिटी, सम पीपल कैन से कि भाई अगर मैं यहाँ पर आया होता, या मैं कभी जब सार्स एपिडेमिक हुआ 1997-98 में तब आया होता तो मैंने और अच्छे रिटर्न्स बनाए होते, या फिर अगर मैं इंडिया चाइना वॉर के टाइम टेंशन में आया था तो मैं और अच्छे पैसे बनाता, किंतु ये सिर्फ चीज़ें जो हैं हम डॉक्यूमेंट करते हैं हाइंडसाइट में, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। एंड इम्पॉर्टेंटली मैं एक और आपको स्लाइड दिखाता हूँ, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं चाहूँगा कि हर कोई इस पर गौर करे कि ऊपर जो रेड में आपको दिखाए गए हैं बार्स, दिस इज अ जर्नी ऑफ द टेम्पररी डिक्लाइंस दैट द मार्केट हैज सीन एवरी ईयर फ्रॉम इट्स टॉप, राइट, 1980 से लेके 2026 तक। और नीचे जो ग्रीन वाला चार्ट है आपको वो ये दिखा रहा है बार चार्ट, कि कितने सालों में हमने पॉजिटिव रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है आपको। तो अगर आप सिर्फ ऊपर का चार्ट देखते और आप फॉल देखते, आपको ये दिखाता है कि कम से कम 10 से 20% की टेम्पररी डिक्लाइन हर बार मार्केट में हुई है। और अगर आप इसके चलते इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते तो आप कहते नहीं अभी हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ अल्टीमेटली कि 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स मार्केट हैज बीन पॉजिटिव। ओके, तो टाइमिंग में रिस्क ये है कि आप एग्जिट भी कर सकते हैं, कई बार एंट्री भी कर सकते हैं, बट इट्स अ 2 वे प्रोसेस। जब आप हाई लेवल पे एग्जिट करते हैं तो आपको एंट्री लेवल दोबारा से बनानी पड़ेगी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग आउट इज वेरी हाई। एंड इनफैक्ट ये एक ऐसी इंडियन मार्केट्स में आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि वी आर सीइंग दिस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन real GDP of anywhere between 5 to 7% or nominal GDP of anywhere around 10 to 12%। तो इसके चलते मुझे लगता है कि टेम्पररी डिक्लाइंस के को अगर आप देखते हुए एग्जिट करते हैं तो एंट्री पाना आपको मुश्किल रहेगा। और ये सिनेरियो जब हम बोल रहे हैं 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये है कि 80% प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगा, और 20% प्रोबेबिलिटी ये कहती है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा कि मार्केट नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें आपका सबसे बढ़िया डिसीजन मेरा मानना है वो यही है कि आप स्टे इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि एवरी टाइम यू ट्राई टू गेस कि भाई मार्केट अभी नीचे है या नीचे जाएगी, तो आपकी
एक्यूरेसी जो है वो 80% से कम हो जाती है। अगर आप स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपकी एक्यूरेसी एज पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट सेवरल ईयर्स ऑफ सेंसेक्स शोज कि आपकी प्रोबेबिलिटी 80% है ऑफ बीइंग एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, हमने देखा 4 मिथ्स, हमने देखे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, रीसेंसी बायस को हमने एड्रेस किया, मार्केट टाइमिंग का देखा कि कोई फायदा है कि नहीं, और वैल्यूएशन से रिलेटेड हमने देखा कि वैल्यूएशंस एब्सोल्यूट नहीं, हमें रिलेटिव लेनी चाहिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का, जो कि आजकल हमारे आजकल क्या हमेशा से क्रिकेट बहुत पॉपुलर रहा है। तो एक अच्छी जो कंसिस्टेंट टीम होती है, जैसे उसमें बैट्समैन, बॉलर, फील्डर और कोच की जरूरत है, उस तरह से आपके पोर्टफोलियो को भी एक बैलेंस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जो आपको एक कोच प्रोवाइड कर सकता है। और अगर इन्वेस्टमेंट का आप एग्जांपल लें तो मेरा मानना है कि वी शुड फोकस ऑन कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल। इसमें 4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, एलोकेशन, सिलेक्शन, टाइमिंग और बिहेवियर। इन चीज़ों के बारे में हमें एज अगर डेवलप करनी है तो मेरा मानना ये है कि हम एज एन इन्वेस्टर हम इसमें एलोकेशन एज, सिलेक्शन एज, टाइमिंग एज और बिहेवियर एज हम डेवलप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एलोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इट शुड बी सूटेड, एसेट एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मार्केट लिंक, नॉन मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स, physical assets should be distributed in line with your investment horizon, liquidity requirements or personal goals, personal circumstances, or investment horizon that is right or suited for that particular asset class. अगर आपको volatility बिल्कुल नहीं मंजूर तो आपको इक्विटी में, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में कम रहना चाहिए। और इसमें कोई सही और गलत नहीं है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, नो करेक्ट आंसर इन दिस। It is basically based on your own individual circumstances and availability to handle risk. Risk मतलब in financial assets होता है volatility। पर मेरा मानना ये भी है कि अगर आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करें, जैसे मैंने बोला आपको, सेकंड हमने आइटम बोला कि सिलेक्शन, ये भी आपको आपके एनजेक टीम के एडवाइजर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाइए, किस तरह से सिलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि देयर इज बीन अ बिग डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप portfolios and mid and small cap portfolios. Again, large cap companies are those जो top 100 companies है इंडिया की, mid cap 101 to 250 और small cap 251 and beyond are called the small cap companies. तो इसमें आप देखेंगे कि बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स जो हैं उसमें डिफरेंस है, कुछ 5% का CAGR over 10 years, मिड में भी डिफरेंस है और स्मॉल कैप में और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, राइट। उसका रीज़न ये है कि लार्ज कैप में कम कंपनीज होती हैं, मिड में थोड़ी ज़्यादा और स्मॉल में उससे भी ज़्यादा। तो देयरफॉर अल्फा क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज या एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फंड और स्कीम फ्रॉम इन क्रिएटिंग अल्फा कैन बी सीन इन दिस कंपनीज। बट मोटा मोटा ये चीज़ इसमें ये है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप के साथ साथ स्मॉल मिड कैप भी रखेंगे तो हमें उससे फ़ायदा होगा। जस्ट टू शो दिस कि the difference between the best performing large cap and the best performing small cap is 40 lakhs versus 66 lakhs over 10-year period। मतलब अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो end result would have been 6.5 times in 10 years in small cap, in large cap again 40। तो इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। प्लीज रिमेंबर जो मैंने बोला था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू बेनिफिट फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज हमारी जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट की वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, राइट। सो अगर लॉन्ग टर्म में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कुछ पोर्शन इन एसेट क्लासेस का हमारे पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। अगेन टाइमिंग के बारे में हमने बात किया था, द थर्ड पॉइंट, कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल। टाइमिंग फ्रेंड्स देखा हमने कि ऑन हाइंडसाइट इट इज विजिबल, बट इफ यू वांट टू रियली मेक टाइमिंग योर फ्रेंड और वॉलेटिलिटी योर फ्रेंड, तो सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, SIP, STP एंड SWP। और आप देखेंगे कि दिस इज सच अ पावरफुल टूल कि आप पता भी नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता है, एंड यू आर सिटिंग ऑन अ गुड वेल्थ दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर वेरियस फाइनेंशियल गोल्स। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये मैंने कुछ इंटरनेट कैलकुलेटर से ही लिया है। तो आप देखेंगे कि अगर आप SIP करते हैं और उसमें मैंने अभी टॉपअप नहीं लिया, टॉपअप का मतलब है कि हर साल आप थोड़ा कुछ 1, 2, 5% ऐड करें उसके ऊपर,
बट तब भी अगर आप देखेंगे तो करीब 15 साल में आपका 2.5 गुना के ऊपर हो जाता है पैसा अगर आप 10,000 रुपये SIP करते हैं. दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन अगेन कि प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रोथ मल्टीपल दैट यू कैन क्रिएट when you are doing this. So systematic investment plan या simple, important and possible मैं बोलूँगा बहुत ही ज़रूरी है अगर आपकी रेगुलर इन्वेस्टिंग के लिए, चाहे आप 10,000 कीजिए या 1 लाख कीजिए, 50,000 कीजिए या 2,000 कीजिए, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली इन SIPs. सिमिलरली आपको अगर निकालना है तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगेन इज अ गुड वे टू विड्रॉ योर मनी. तो फ्रेंड्स, बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमने बात किया, और बिहेवियर इन फाइनेंशियल मार्केट्स मींस हाउ वी रिएक्ट टू मार्केट डेवलपमेंट्स, राइट. तो हमने देखा कि इतने सारे डिस्टर्बेंसेस आए मार्केट में फ्रेंड्स, और हमने अपॉर्चुनिटीज आई मार्केट में, उतार चढ़ाव आए, और हम उसमें उनको देख के हम डिसइन्वेस्ट कर सकते थे, दोबारा इन्वेस्ट कर सकते थे. पर अगर हमने नहीं किया होता, the rewards of patience would have been 72 times over the last 36 years, and this is very serious money, right? So cutting the noise, focusing on the key message or the mega trend is important. और जैसे फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया, markets look at and investors look at growth projections for the future and how these are getting delivered. एंड फॉर इंडिया, लाइक आई सेड, हमारा जो GDP आज की डेट में कुछ $4.25 ट्रिलियन है. इट इज़ बाउंड टू एक्सपैंड ग्रेटली व्हेन वी आर इन दिस जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत. और अगर इस चीज़ में आप बिलीव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स टू बीट इन्फ्लेशन एंड क्रिएट अ गुड रिटायरमेंट किटी. तो जस्ट टू सम, बेसिकली स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एलोकेशन बिटवीन डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और हर चीज़ का एक पर्पस है, ये जानना इंपॉर्टेंट है. पीरियोडिक रिव्यू अपने फंड्स का, स्कीम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में इसमें डिफरेंस आता है, स्पेशली जब आप इक्विटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. टाइम स्पेंट इन द मार्केट बाय योर मनी इज प्रोबब्ली मोर इंपॉर्टेंट and will yield better results compared to trying to time the market. And we have to work towards ensuring an emotional commitment towards market linked products, towards our goals. So I think that sums it up in terms of what I had to say. Swapnil, back to you, and I'm happy for any questions that you may have for me. बहुत अच्छा लगा है. मैं जस्ट फीडबैक देख लेता हूँ, क्वेश्चंस देख लेता हूँ. सो बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स है. एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? जैसी, हेलो? जी जी, आप ऑडिबल? हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ. या थैंक यू. तो थैंक यू सर. बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स दिख रहे हैं. ओके, जस्ट कुछ थोड़े लेट आए हुए हमारे इन्वेस्टर को अगर मैं आपसे उनकी तरफ से पूछूं, व्हाट आर द पॉजिटिव टेक अवेज जो आप इस सेशन थ्रू देना चाहेंगे उनको, पॉइंटर्स कि आपने ये करना चाहिए, तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट सर. यस स्वप्निल, थैंक यू. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आई समराइज, और जैसे हमने एक डिटेल प्रेजेंटेशन ली, तो मैं यही सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि कई बार कुछ कॉमन बिलीव्स होते हैं जिसे हम बिहेवियरल बायसेस बोलते हैं अपने फाइनेंशियल फील्ड में. तो दीज लीड टू सम मिथ्स और कॉमन बिलीव्स जो एज डेटा कम्स इन, थोड़ी रिसर्च बढ़ती है तो पता चलता है कि नहीं, ये ट्रू नहीं था, इसकी बजाय ये चीज़ सही थी, राइट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यही हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये 4 चीज़ें हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ दखल देती हैं. मतलब they create a difference between the return of the investment product and the investor's return, right. तो ये गैप को हमें कम करना है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो मिथ्स हैं इनको कैसे ओवरकम कीजिए. तो पहली चीज़ ये है कि सेविंग आप कर रहे हैं, मे बी यू आर सेविंग 30%, बट अगर आप उसको राइट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपको
रिटायरमेंट किटी जो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स 30 ईयर्स वो उतनी नहीं बन पाएगी, और उसके लिए आपको कुछ और इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन्फ्लेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमने देखा एग्जाम्पल कि किस तरह से बेसिक गुड्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में कितना डिफरेंस आया, कुछ 6 से 9 टाइम्स का डिफरेंस आ गया, 6 से 9% का डिफरेंस एनुअलाइज्ड, which is 5 to 6 times the difference between the original price 20 years back. तो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में हमारा लार्ज पार्ट ऑफ आर रिटायरमेंट सम शुड बी देयर। सेकेंड चीज हमने देखा कि हमें रीसेंसी बायस से बच के रहना है। वी शुड नॉट बी गाइडेड बाय द मोस्ट हॉटेस्ट ट्रेंड और फैड, और हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक। फाइनेंशियल गोल्स का मतलब ये है कि मेरे किस जंक्चर पे मेरे क्या कैश फ्लोज मुझे चाहिए, और मेरा उस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट टाइम कितना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरी कितनी है, मतलब एक्चुअली मैं कितनी वॉलेटिलिटी देख सकता हूँ। जैसे एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में टर्म कहते हैं पिलो टेस्ट, मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से रात को नींद नहीं आ रही तो उसमें मत कीजिए। विच इज़ वाई, जैसे आपने भी कहा कि इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज इन्वेस्ट इन समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद। तो अगर आपकी इंक्लिनेशन वॉलेटिलिटी लेने की है और आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देखना चाहते हैं तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग मोर इन इक्विटीज। और अगर आपको वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं मंजूर तो आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रहना चाहिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट you're ring fencing your financial security। मतलब आपने इंश्योरेंस भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, आपकी सेविंग्स भी हैं जो इमरजेंसी कैश के लिए हैं, डेट में भी है जो इनकम जनरेट कर रही है। सो ब्रॉडली द मिक्स बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस इज इम्पॉर्टेंट रादर देन फॉलोइंग द फैड। थर्ड चीज जो हमने बात की वो ये थी कि भाई आपका जो मार्केट है उसको देखने का नजरिया या वैल्यूएशन का नजरिया कुछ एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज रिलेटिव, and as the earnings of the market, which means earnings of the underlying companies या profits of the underlying companies increase, market will tend to grow in value। और typically हमने ये देखा है कि जब market कहीं भी, not just in India, जो आपका nominal GDP growth rate होता है mostly उससे 1-2% ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशंस एंड फंडामेंटल्स। कभी वैल्यूएशंस आगे होंगी, कभी फंडामेंटल्स आगे होंगे, बट ब्रॉडली it moves around that level, right? फोर्थ चीज जो हमने बात की वो ये थी कि हमें टाइमिंग का क्या रोल है। कैन वी ट्राई एंड टाइम द मार्केट टू गेट बेटर रिजल्ट्स। बट हमने देखा कि हम ऐसी जगह बैठे हैं इंडिया में जहाँ पे मार्केट्स आर लाइकली टू ग्रो एट द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर द लॉन्ग टर्म, विच इज 12%। और पिछला हमने 30-40 साल का भी डेटा देखा तो पाया कि जब भी जीडीपी डबल हुआ है तो आपकी मार्केट कुछ 2 से 4 गुना बड़ी है। और आज की डेट में जो हमारा जीडीपी है उसको अगर हम आगे देखें अगले 15, 20, 25 साल में, जब हम ये विकसित भारत की यात्रा पे निकले हुए हैं एज पीपल इन इंडिया, तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि द जीडीपी विल ग्रो एटलीस्ट 3 to 4 times from where we are, and therefore from the long term perspective, relative valuation perspective, it doesn't appear to be expensive provided you're a long term investor। और फाइनली मैंने ये भी कहा कि अगर हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को फ्रूटफुल बनाना है, तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। एसेट एलोकेशन, रिव्यू एंड सिलेक्शन, trying to not time the market and use SIP, STP to control volatility, and सबसे important point basically how we react to market movements and news, right? So we have to focus on the main or mega trend rather than be disturbed by noise। और मेजर ट्रेंड की तरफ अगर हम अपने आप को अलाइन करेंगे तो we will not have any anxiety and we will not have disappointment in the market। In fact, it will turn out to be a great wealth creation tool। और इस सब के लिए I'm thankful again NJ team for giving this, and congratulations to you for being the biggest SIP contributor in the country that has also provided such a big stability
राइट. तो आज की डेट में सबने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट इज 2500 crore प्लस ऑफ SIP थ्रूपुट that is coming from NJ India. That's a huge build up, and I'm sure it is creating a lot of wealth creation journeys in the future. So congratulations on this, and I think everybody needs to be focusing on ensuring that you start early, invest regularly, periodically review kijiye, and have lots and lots of patience when you're dealing with the time and money, because this is not speculation. This is investing your hard-earned money. I repeat, for your compromising certain part of your consumption today because you want to have the same lifestyle tomorrow or in future. So uske liye, you have to be making sure you follow these very simple principles. थैंक यू सर, थैंक यू. दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा आता है सर, नॉर्मली कि मैं 5-6 स्कीम में इन्वेस्टमेंट तो चालू कर देता हूँ SIP थ्रू, बट विद इन 2 years और 3 years, या कुछ लोग तो 1 साल बाद ही अपने स्कीम को कंपेयर करने लगते हैं विद अदर स्कीम. सो ये कितना रिलेवेंट है स्कीम सिलेक्शन एज पर एज माय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न? सो आपकी बात ठीक है. इसको बेसिकली ये होता ना कि भाई द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. एक कहावत है कि भाई आप देखते हैं दूसरे ने कितना इसमें इन्वेस्ट करके पैसे क्विकली बना लिए. आई डोंट थिंक वन हैज टू बी गाइडेड बाय दैट. क्लियरली हमने देखा विनर्स रोटेट, और इट इज सेम फॉर एसेट क्लासेस. इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम. सो समटाइम्स जो फंड मैनेजर ने कुछ पोजिशंस ली हुई हैं, they may not materialize in the short term, but in the long term they would. But that said, it is important to review the portfolio, और हमें ये देखना है कि अगर periodic review होता है, let's say at the interval of once a year, तो आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें, schemes, products हैं जो continuously पिछले 2-3-4 साल से अगर perform नहीं कर रहे, तो उसमें से निकल जाना और कुछ better performing products में आना makes sense. But it should not be done in haste. It should be done by keeping the overall picture in mind. The biggest issue is कि हम लोग कई बार most recent trend, या एक बोलते हैं ना कि अपना जिसे कहते हैं herding bias बोलते हैं behavioral finance में, कि अगर मेरे नेबर ने या मेरे फ्रेंड ने इसमें किया तो मैं भी करूँगा. उस चीज़ से हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है, because every individual has his own circumstances और cash flow requirements, retirement needs, cash flow needs. तो इसके चलते it is best to maybe consult with an advisor, a financial consultant, a distributor, to understand कि ये जो product portfolio है, इसमें अगर कुछ problem आ रही है तो किस वजह से है. कोई structural problem है तो उसको correct करना है. अगर नहीं है, सिर्फ it is a temporary disturbance in the portfolio, then उनको बताना है कि भाई you have to be patient. You have to have patience to see this asset class perform. एक और क्वेश्चन है सर कि कैन मिसिंग जस्ट अ फ्यू स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकवरी फेजेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आवर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन? एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट तो इज एब्सोल्युटली ट्रू. देखिए, मैं आपको इसमें 2 चीज़ों के बारे में बोलना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था. कि एक तो हमने ये देखा कि अगर मार्केट में टाइमिंग करना जो है ना, हाइंडसाइट पे ही ऐसे लगता है कि हम कर सकते थे, बट जब आप मार्केट में होते हैं, इसलिए मैं ये चार्ट दिखाऊंगा कि आपको इतनी सारी न्यूज़ हर रोज़ आती है कि यू विल बी वेरी एंशियस अबाउट इट एंड यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स. और हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखिए, जैसे मैं ये चार्ट के बारे में भी जैसे बता रहा था पहले, कि अगर आप सिर्फ इसका ऊपर वाला पार्ट देखते तो आप हमेशा बाहर ही रहते हैं मार्केट के. चार्ट दिख नहीं रहा है शायद से. जसविंदर, could you just share the presentation please? नहीं, I am sharing it. I think इसमें आ रहा है अभी. अब दिख रहा है. या तो यही मैंने इससे पहले दिखाया था ना आपको कि अगर ये पिछले पूरे 1980 से हिस्ट्री है मार्केट की, कि सेंसेक्स ने 10 से 20% डिक्लाइन दिया. अभी ये सब हमें हाइंडसाइट में दिख रहा है, बट इफ यू सी ओवरऑल द मार्केट क्लोज्ड positive 3 to 4 times. I think this is a fantastic data जिसको देख के हमें पता चलता है, and this is very simple math, कि आपको जो probability of winning in the market is 3 out of 4 times.
तो जैसे मैंने बोला 80% प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आप पॉजिटिव रिटर्न्स देखेंगे मार्केट में बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। बट अगर आप टाइम करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न फॉर द ईयर इज 20%। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, दैट्स माय डिस्क्लेमर। फ्यूचर कैन बी डिफरेंट, बट ब्रॉडली दिस इज अ वेरी गुड डेटा लास्ट 40-45 साल, जिसको देख के हमें पता चलता है। एंड दिस इज वेरी सिंपल मैथ कि आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन द मार्केट इज 3 out of 4 times। तो जैसे मैंने बोला 80% प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आप पॉजिटिव रिटर्न्स देखेंगे मार्केट में बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। बट अगर आप टाइम करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न फॉर द ईयर इज 20%। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, दैट्स माय डिस्क्लेमर। फ्यूचर कैन बी डिफरेंट, बट ब्रॉडली दिस इज अ वेरी गुड डेटा। लास्ट 40-45 साल का डेटा है, वो आपको दिखाता है कि हर साल अगर इतना डिक्लाइन हुआ है और फिर भी मार्केट पॉजिटिव बंद हुई है, और 80% प्रोबेबिलिटी मार्केट पॉजिटिव रहेगी, 20% प्रोबेबिलिटी मार्केट नेगेटिव रहेगी, 20-25%, तो आपकी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इस केस में ये होनी चाहिए कि आप यू स्टे इन्वेस्टेड रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, बिकॉज इट्स अ 2-way कॉल। आपको मार्केट से निकलना है और फिर करेक्ट टाइम पे वापस आना है, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80% से और 75-80% से और कम हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि अगर हम दीज, एंड आप देखिए इसमें राइज भी कितने अच्छे आए हैं मार्केट में। लेट्स गो एट दिस लास्ट स्लाइड जो मैंने बताया कि देयर हैव बीन दीज स्टीप अप मूव्स इन द मार्केट जो हमने देखे हैं इन द ईयर 2020, 21, 22। तो जो सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कोविड के टाइम का, कि अगर हम लोग मार्केट से एग्जिट कर जाते और सारा कुछ और धीरे धीरे नहीं आते वापस और मार्केट के बाहर ही बैठे रहते, तो वी वुड हैव मिस्ड दिस वेरी बिग अप मूव इन द मार्केट। और कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें पूरा का पूरा पैसा अभी लगाना है। आई थिंक जैसे मैंने बोला, अगर आपको टाइमिंग को अपना फ्रेंड बनाना है तो बेस्ट थिंग इज टू हैव एन SIP फॉर योर रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट्स, हैव एन STP। जब आपके पास एक एक बल्क मनी होता है, आप उसको कुछ 6, 8, 12 इंस्टॉलमेंट्स में लगा सकते हैं। और SWP विड्रॉल के टाइम भी, क्योंकि ये जो है ना डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट थोड़ा सा अगर लॉन्गर टर्म व्यू लें आप, 5 साल, 10 साल, 15 साल का, तो यू हैव टू फॉलो द मेजर ट्रेंड विच इंडिकेट्स दैट वी आर ऑन अ गुड ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ। Thank you, sir. Thank you for this informative session, sir. And thank you, investor, for staying invested on this Saturday evening session. जैसा कि आपने अपना पर्सनल टाइम हमें हमारे पार्टनर के इस इन्विटेशन को ऑनर करके आपने अटेंड किया ये सेशन, उसके लिए थैंक यू। आई होप दिस वैल्यू एडिशन विल हेल्प यू टू स्टे इन्वेस्टेड। अगर आप नए इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए इसका भी जर्नी आपको मिला होगा, मार्केट नीड्स क्या थे और इन्वेस्टिंग रियलिटी क्या है ये आपको भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है तो हमारे चैनल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा आप उनको मिलिए, अपने क्वेश्चंस या कंसर्न शेयर कीजिए। दे विल बी कैपेबल इनफ टू एड्रेस ऑल योर कंसर्न्स। सो थैंक यू मोहित सर वंस अगेन, थैंक यू बैंक ऑफ इंडिया टीम। एक पार्टिंग नोट सर। बस थैंक यू। लाइक आई सेड, एक पार्टिंग नोट है ना, फिर इट्स बेस्ट टू गिव इट फ्रॉम द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, मिस्टर वॉरेन बफेट। जिसे वो कहते हैं ना कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। ठीक है, आपको कैलकुलेटर, मैथ, सब कुछ हर जगह बड़ी सिंपली मिल जाएगी। एक वो जो डिसिप्लिन होता है ना, दैट इज डिफिकल्ट। जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, या गोइंग टू द जिम, बिकॉज आई हैव बीन अ फिटनेस एंथुसियास्ट। कीपिंग दैट रूटीन और डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। एंड लाइक मैंने पहले बोला कि हम लोग वी आर लकी टू बी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतनी ग्रोथ है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, एंड दीज आर गेटिंग कैप्चर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स एंड कंपनीज इन इंडिया। तो इनको, इसका अगर हमें बेनिफिट उठाना है तो हमें, मुझे लगता है कि धीरे धीरे मार्केट लिंक्ड में प्रोडक्ट्स में करना चाहिए, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन आवर रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड टू मेक द जर्नी investing journey simple and easy. Okay, so my suggestion is again, start early, invest regularly, review
your portfolio and have lots of patience, and I'm sure you'll have a very pleasurable wealth creation journey. Thank you, Swapnil. Thank you so much, NJ team, for having me here. थैंक यू और इन्वेस्टर। मेरे अपने पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स को भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मैं ज्वाइन किया सैटरडे इवनिंग को। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू इन्वेस्टर। आप लॉग आउट कर सकते हैं।